तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 5 जून 2024 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए, शपथ की तैयारियां हो गई हैं शुरू। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 292 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की, वहीं 233 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन ने जीत दर्ज की। बाकी 18 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। वहीं शायद आपको पता होगा एनडीए को तो बहुमत से ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन अकेली भाजपा बहुमत पाने जितनी सीट नहीं जीत पाई। तो इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि बाजी पलट जाए। आने वाले 2-3 दिन देश की राजनीति की दुनिया में बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी भी संभावना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए बताएं ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आपने जाना अकेले भाजपा लोकसभा की 543 सीटों में से 240 सीटें ही जीत पाई है। आपको बता दें बहुमत के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों पे जीत की जरूरत है, जिससे भाजपा पीछे है। लेकिन जो भाजपा का अलायंस है, भाजपा का गठबंधन है, उसको 292 सीटें मिली हैं। आपको बता दें भाजपा के गठबंधन में 2 पार्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है टीडीपी पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश की पार्टी है, और एक है जेडीयू जिसके बारे में आप जानते हैं ये नीतीश कुमार की पार्टी है। तो बीजेपी पार्टी को 240 सीटें मिली है, वहीं टीडीपी पार्टी ने 16 सीटों पे जीत दर्ज की है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 12 सीटों पे जीत दर्ज की है। इसके अलावा एनडीए में शिंदे गुट वाली शिवसेना पार्टी है जिसने 7 सीटों पे जीत दर्ज की है। इसके अलावा 17 सीटें अन्य छोटे छोटे दलों की हैं। अब कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पूरा गणित ये है कि अगर टीडीपी पार्टी और जेडीयू पार्टी भाजपा से बेवफाई कर लेती है, ये दोनों ही पार्टियां आईएनडीआई गठबंधन में जाके मिल जाती है, तो फिर भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। हालांकि आपको बता दें ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों पार्टियों के जाने से आईएनडीआई गठबंधन आसानी से सरकार बना लेगी। हालांकि आपको बता दें जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसने इस बार के लोकसभा चुनाव में आईएनडीआई में शामिल न होकर अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तो ममता बनर्जी की पार्टी ने भी इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसा कि अभी आपको बताया गया 204 सीटें आईएनडीआई गठबंधन की आई हैं। वैसे तो ममता बनर्जी ने ये कह दिया था कि वो आईएनडीआई गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि अगर आईएनडीआई की सरकार बनती है तो वो अपना सपोर्ट दे सकती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने 29 सीटों पे जीत दर्ज की है। तो अगर ममता बनर्जी 29 सीटों को लेकर आईएनडीआई में शामिल हो जाती हैं तो आईएनडीआई गठबंधन की कुल 233 सीटें हो जाएंगी। बाकी जैसा कि अभी आपने जाना कि टीडीपी पार्टी को जो कि एनडीए के गठबंधन में है, अगर वो अपनी 16 सीटों को लेकर आईएनडीआई में शामिल हो जाती है, भाजपा से बेवफाई कर लेती है, तो फिर आईएनडीआई गठबंधन की 249 सीटें हो जाएंगी। इसी कड़ी में अगर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार अपनी 12 सीटें लेकर आईएनडीआई में शामिल हो जाते हैं तो आईएनडीआई गठबंधन की कुल 261 सीटें हो जाएंगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आईएनडीआई गठबंधन सरकार बनाने के काफी करीब पहुंच गई है। अब इसके बाद बचते हैं अन्य दल वाली छोटी छोटी पार्टियां। तो अगर आईएनडीआई गठबंधन अन्य दलों से 11 सीटें लाने में कामयाब हो जाती है तो फिर ऐसे में आईएनडीआई गठबंधन के पास 272 सीटें हो जाएंगी और बहुमत के लिए इतना ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर टीडीपी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी अगर भाजपा से अलग हो जाती है तो अभी इस समय जो एनडीए के पास 292 सीटें हैं वो नीचे खिसक कर 264 रह जाएगी। जाहिर बात है ऐसे में भाजपा पार्टी एनडीए के साथ भी मिलकर बहुमत साबित नहीं कर पाएगी और प्रधानमंत्री आईएनडीए गठबंधन का बनेगा। अब ऐसे में एक और सवाल आता है कि अगर ये मान लिया जाए आईएनडीए गठबंधन किसी भी तरह से जुगाड़ करके ये पूरा काम कर लेती है जो कि अभी आपको बताया गया, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो आपको बता दें चुनाव परिणाम आने के 2 से 3 दिन पहले इस बात को साफ कर दिया गया था कि आईएनडीआई गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, तो जिन भी पार्टियों को ज्यादा वोट मिलेंगे, जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी, प्रधानमंत्री उसी पार्टी का बनेगा। तो आपको बता दें आईएनडीआई गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें हासिल की हैं। आसान शब्दों में कहें तो आईएनडीआई गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को ही मिली हैं और अभी इस समय कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के लिए जो सबसे दावेदार चेहरा माना जा रहा है वो राहुल गांधी ही है। तो अभी इस समय जो भी आंकड़े आपको बताए गए हैं, अगर वो उस तरह से आगे पीछे होते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस बार भाजपा की सरकार न बनकर कांग्रेस की सरकार बनेगी, या कह ले आईएनडीआई गठबंधन की। साथ ही में आपको एक और बात बता दें कि एनडीए गठबंधन में जो टीडीपी पार्टी है तो वो पिछली बार 2019 के चुनाव में कुछ महीनों के लिए एनडीए से अलग हो गई थी। तो इसी वजह से ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कहीं इस बार भी ऐसा ही ना हो जाए। बाकी जो नीतीश कुमार की पार्टी है तो शायद आप जानते होंगे नीतीश कुमार का नाम कई लोगों ने अब पलटू राम रख दिया है। इसी वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जा भी सकते हैं, और अगर टीडीपी और जेडीयू भाजपा पार्टी से बेवफाई कर लेती है तो ऐसे में भाजपा पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। बाकी दोस्तों अभी मैंने आपको जो भी जानकारियां दी हैं कि आंकड़े कैसे आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये केवल मेरी बात नहीं है बल्कि ऐसी खबरें मेन मीडिया में भी चल रही हैं। जैसे कि भास्कर द्वारा ये खबर डाली गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि मोदी ने लगाई हैट्रिक यानी कि तीसरी बार जीते, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश कुमार और नायडू के पास है यानी कि टीडीपी पार्टी के पास। वहीं इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि जो आईएनडीआई गठबंधन है वो आज 5 जून को
बैठक करने वाली है, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि टीडीपी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से समर्थन की बात करनी है या नहीं। यानी कि जो INDA गठबंधन है उसकी बैठक में आज इस पर चर्चा होगी कि जो टीडीपी पार्टी है और जो जेडीयू पार्टी है उनसे बातचीत की जाए कि ना की जाए। वहीं आज इस बात का भी खुलासा हो सकता है कि जो INDA गठबंधन है वो सरकार बनाने के लिए जोर लगाएगी या फिर विपक्ष में ही बैठने का फैसला लेगी। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आने वाले 2 से 3 दिन देश की राजनीति की दुनिया में बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों ऐसे आपको बता दें कि इस बार 2024 में सरकार चाहे NDA गठबंधन की बने या फिर INDA गठबंधन की, कुल मिलाकर इन दोनों में से कोई भी गठबंधन मजबूत तरीके से सरकार नहीं बना पाएगी। हर समय इस बात का खतरा रहेगा कि सरकार पता नहीं कब गिर जाए, क्योंकि दोनों ही गठबंधन में ऐसा ही हाल है कि अगर 1 से 2 लोग भी छोड़कर जाएंगे तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो नीचे आ जाएगा। ऐसे में सरकार गिर जाएगी। बाकी दोस्तों साथ ही में आपको बताते चलें कि जब भी ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टी या कोई गठबंधन मजबूत तरीके से सरकार नहीं बना पाती है तो फिर जो आने वाले 5 साल होते हैं उसका ज्यादा समय राजनीति में जाता है। कोई भी कानून अगर पास करना है तो वो लोकसभा में जल्दी पास नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों ही ओर कांटे की टक्कर होती है। इस तरह की कमजोर सरकार जब भी बनती है तो आने वाले 5 साल के दौरान वही काम हो पाते हैं या वही बिल पास हो पाता है या वही कानून बन पाता है जिसमें दोनों ही पक्ष सहमत हों। वैसे साथ ही में आपको ये भी बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि अगर INDA गठबंधन यहाँ वहाँ हाथ पांव मारने के बाद सरकार अगर बना लेगी तो वो बीजेपी पार्टी के अभी हाल ही में बीते 10 सालों में जो फैसले लिए गए हैं उस पर किसी तरह की रोक लगा सकती है। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि INDA गठबंधन किसी तरह से बहुमत का आंकड़ा पा लेती है और सरकार उनकी ही बन जाती है, इसके बावजूद भी बीते 10 सालों में जो भी फैसले लिए गए हैं, जो भी बिल पास किए गए हैं, तो उन पर रोक लगाना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि भले ही बीजेपी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन लोकसभा की सीटों पर 240 का एक बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में अगर कोई भी बिल या कोई भी कानून में बदलाव किया जाएगा और अगर भाजपा नहीं चाहेगी कि उसमें बदलाव हो तो भाजपा के सभी सांसद न होने की ओर वोट डालेंगे और कोई भी कानून रद्द नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो केवल वही कानून या वही बिल वगैरह पास हो पाएंगे जिनमें दोनों ही गठबंधन सहमत होंगे। ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी देश में अगर ऐसी सरकारें बनती हैं तो नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड काम उस तरह से नहीं हो पाता है जैसा काम प्रचंड बहुमत वाली सरकार कर पाती है। तो अब दोस्तों शायद आपको पता चल गया होगा कि राहुल गांधी किस तरह से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है। बाकी अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। यूपी में भाजपा प्लस को केवल 36 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 2019 के मुकाबले एनडीए को इस बार 30 सीटों का घाटा हुआ है। वहीं आईएनडीए को 39 सीटों का फायदा हुआ है 2019 के मुकाबले में। वो भी आईएनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अकेले समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी ने 37 सीटों पे जीत दर्ज की है। यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये भी है कि अयोध्या की जो लोकसभा सीट है फैजाबाद, वहाँ से भी बीजेपी हार गई। ऐसे में कई लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जहाँ पर अभी हाल ही में राम मंदिर बनाया गया उस वाली सीट से बीजेपी आखिर कैसे हार गई। शायद अयोध्या या कह लें फैजाबाद सीट पर बिल्कुल भी नहीं चल पाया। साथ ही में आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि पीएम मोदी ने जो 150 से ज्यादा कार्यक्रम किए थे तो उनमें से सबसे ज्यादा कार्यक्रम और रैलियां जनसभाएं यूपी में पीएम मोदी ने की थी। इसके बावजूद भी यूपी में भाजपा को बड़ा घाटा देखने को मिला है। अगर यूपी में नुकसान नहीं होता तो ये काफी हद तक उम्मीद थी कि अकेली भाजपा बहुमत का आंकड़ा पा लेती और अकेले ही सरकार बनाने के काबिल होती। तो इस बार यूपी में जनता के एक बड़े हिस्से ने भाजपा को नकारा है। बाकी दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल जारी किए गए थे, जो सर्वे जारी किया गया था, तो लगभग सभी सर्वे पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। जैसे कि इंडिया टुडे ने अपने एग्जिट पोल में कहा था एनडीए गठबंधन को 361 से लेकर 401 सीटें मिल सकती हैं और आईएनडीए को केवल 131 से लेकर 166 सीटें मिलेंगी। इसी बीच एबीपी सी वोटर्स ने एनडीए को लेकर 353 से 383 सीटों का अनुमान जताया था। वहीं न्यूज 24 ने तो सीधे 400 का आंकड़ा दे दिया था। ऐसे ही चाहे जन की बात हो, इंडिया टीवी का सर्वे हो, या टाइम्स नाउ का हो, या टीवी 9 का हो, रिपब्लिक भारत का हो, रिपब्लिक टीवी का हो, इंडिया न्यूज का हो, न्यूज नेशन का हो, न्यूज 18 का हो, सभी के सर्वे पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। हालांकि इसी बीच जो एक दैनिक अखबार है दैनिक भास्कर के नाम से, उसने एग्जिट पोल तो जारी नहीं किया था, लेकिन दैनिक भास्कर की 100 रिपोर्टर्स की टीम ने जमीनी जायजा लिया था। उसके बाद रिपोर्ट डाली थी। आपको बता दें अकेला दैनिक भास्कर ने ऐसा अनुमान लगाया था कि एनडीए को 281 से लेकर 350 सीटें मिल सकती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं एनडीए को इस बार 292 सीटें मिली हैं। वहीं दैनिक भास्कर ने आईएनडीए को लेकर 145 से लेकर 201 सीटों का अनुमान दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं आईएनडीए गठबंधन ने 204 सीटों पे जीत दर्ज की है। तो जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, इनका जो अनुमान था वो इस बार सबसे सही रहा है। साथ ही में दोस्तों ऐसे सर्वे से या ऐसे एग्जिट पोल से ये भी पता चलता है कि एग्जिट पोल कई बार पूरी तरह से गलत साबित हो सकते हैं। ऐसे में कई लोगों का ये भी सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों ने ये डेटा कहां से प्राप्त किया था कि एनडीए को 400 सीटें मिल सकती हैं, 450 मिल सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियों ने लापरवाही से काम लिया या किसी पार्टी की ओर ज्यादा झुक गए? इस तरह के कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसी बातें भी आपके जहन में होनी चाहिए। आइए दोस्तों अब राजनीति की दुनिया से निकलते हैं और देखते हैं एक बड़ी खबर कि चांद के
के अंधेरे वाले हिस्से से निकाली गई 2 किलो मिट्टी चाइना का मून लैंडर धरती पे लौट रहा है। अगर ये लौटने में कामयाब हो गया तो चाइना ऐसा करने वाला चांद की मिट्टी लाने वाला पहला देश बन जाएगा पूरी दुनिया में। जी हाँ, चीन ने पिछले महीने 3 मई को चोंग 6 नाम से एक मून लैंडर लॉन्च किया था। अब इस मून लैंडर ने चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी निकालने में, मिट्टी खोदने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये जानकारी चाइना की स्पेस एजेंसी ने दी है। अल जजीरा के मुताबिक चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चांद की मिट्टी की खुदाई कर ली है। और अगर ये लाने में कामयाब हो जाता है तो चाइना ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा जो कि चांद की मिट्टी धरती पे ला रहा है। जानकारी के मुताबिक चाइना का स्पेसयान जिसने मिट्टी हासिल कर ली है वो 26 जून को धरती पे वापस लौटेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें, अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो ये केवल चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी कि हम चांद की मिट्टी को यहाँ पर ला पाए हैं। जाहिर बात है, ऐसे में चांद की मिट्टी पे शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद चांद के बारे में हमें वो जानकारियाँ मिल सकेंगी जो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। किससे, कहानियों में, शायरियों में या धर्मों में चांद को लेकर जो भी व्याख्याएं की गई हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, वो कहाँ तक सही है, इस बारे में भी काफी कुछ पता चल सकेगा। देखें अगली खबर। फिलिस्तीनियों की हालत हो गई है बड़ी ही भयावह, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है 3 दिन में भी एक बार खाना। ऑक्सफैम ने जारी की है ये चेतावनी। जी हाँ, गजा में युद्ध की वजह से विस्थापित हुए फिलिस्तीन के लोग भयंकर हालात में पहुंच गए हैं। बच्चे कभी कभी पूरा दिन भी भोजन नहीं कर पा रहे हैं और हजारों लोग एक ही शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच ऑक्सफैम ने बीते मंगलवार को ये चेतावनी जारी की कि हाल के हफ्तों में मिस्र की सीमा के पास गाजा पट्टी के दक्षिणी क्षेत्र राफा में इजरायली बलों ने बमबारी की, जिससे उन लोगों को फिर से विस्थापित किया गया है, दूसरी जगह पे भेजा गया है जो गाजा के अन्य हिस्सों से जान बचाकर वहां पहुंचे थे। कुल मिलाकर बात यह है कि ताज़ा जानकारी के मुताबिक गजा की हालत और खास करके वहाँ जो राफा है वहाँ की हालत काफी ज्यादा भयावह हो गई है। अब सोच सकते हैं अगर बच्चों को 3-3 दिन खाना नहीं मिलेगा तो बच्चों का क्या हाल होगा। हालांकि ऐसा लगता है इजराइल को इसकी कोई चिंता नहीं है, उसने बमबारी इतनी ज्यादा कर दी है, अब उसको रुक जाना चाहिए। हमास के लोगों को वो पकड़ पा रहा है या नहीं इसका तो पता नहीं है, लेकिन बच्चे और दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। देखें अगली खबर। दिल्ली में आंधी और बारिश की वजह से जल्दी बदलेगा मौसम। हालांकि अभी हीट वेव लू शरीर को तपा रही है। जी अभी हाल ही में बीते मंगलवार शाम को दिल्ली की कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत आंधी चली। हालांकि तापमान में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने बताया है कि देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 7 जून यानी कि परसों हल्की बूंदाबांदी होगी, तेज हवाएं भी चलेंगी। ऐसे में जिस समय बूंदाबांदी हो रही होगी उस समय तो थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन फिर 9 जून को गर्मी बढ़ जाएगी। अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। अभी भी इस समय तापमान इसी के करीब है। आइए अब आपको झटपट से बताते हैं कि आज 5 जून को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज पूर्व उत्तर भारत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सिक्किम, असम और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में यहाँ के लोगों को जहाँ पे गर्मी पड़ रही है राहत मिल सकती है। साथ ही में केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में और पंजाब में और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ थोड़ी बहुत बारिश आज देखने को मिल सकती है। देखें अगली खबर के पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, बिना डॉक्यूमेंट्स के बनेगा काम, मोबाइल से ही दिखा पाएंगे डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो अब डिजी लॉकर पासपोर्ट ऑफिस पे स्वीकार किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास आधार कार्ड या जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी हार्ड कॉपी आपके पास नहीं होगी तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर के द्वारा ऑनलाइन दिखा सकते हैं। डिजी लॉकर एक सरकारी ऐप है और अब ये पासपोर्ट ऑफिस में स्वीकार किया जाएगा। देखें अगली खबर। डिज्नी एंड पिक्सर से जुड़ी अनन्या पांडे इनसाइड आउट 2 के हिंदी वर्जन में मेन कैरेक्टर राइली को देंगी आवाज, जो कि एक कार्टूनिक कैरेक्टर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी दोस्तों जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, किसके आसार ज्यादा लग रहे हैं।